चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई चलो सिचुएशन वही है, कैपिटल एम स्मॉल एम, ये एंगल थीटा, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। क्वेश्चन ये है अब की बार कि भाई विद व्हाट या हाँ, हाउ मच फोर्स should we apply on the bigger block? How much force should we apply on the bigger block so that the two masses move together? Yeah, so that small m does not slip on capital M. पहले तो इस सिचुएशन को थोड़ा फील करो कि जो बात बताई जा रही है वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये तो हमें पता है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई फोर्स वगैरह नहीं लगाएंगे तो ये नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि इसको हम धक्का दे रहे हैं पीछे से, मान लो तो ये इधर एक्सेलरेटेड होगा। उस केस में क्या ये पॉसिबल है कि ये इसके रिलेटिव चले ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं? फील आ रही है ऐसा हो सकता है। ओके, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। What should be the value of applied force so that small m does not slide relative to capital M? तो तुम्हें इनके एफबीडी बनाने हैं, ईमानदारी से एफबीडी बनाओ। दो एफबीडीज बना लोगे सही सही, उनकी इक्वेशन लिख दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या हम इस प्रॉब्लम में दोनों का कंबाइंड एफबीडी बना सकते हैं? वो ऑप्शन है हमारे पास कि नहीं? कंबाइंड एफबीडी बनाने का ऑप्शन है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल एम डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो तुम्हारे पास दोनों का कॉमन एफबीडी बनाने का भी ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है एफबीडी बनाने के, 3 में से कोई से 2 बना लो, काम हो जाएगा। कंबाइंड एफबीडी की इक्वेशन क्या होगी? चलो सोच के बताओ, ओरली बता सकते हो, ये डायग्राम बना हुआ है, इस पे देख के ओरली तुम बता सकते हो कंबाइंड एफबीडी की इक्वेशन क्या होगी। F is equal to m plus m into a. What is a? A is the common acceleration of the two masses. They are moving together with the same acceleration, so there is no relative motion. समझ में आ रही बात? वर्टिकल फोर्सेस वॉट एवर दे आर बैलेंस। इधर से नॉर्मल रिएक्शन वेट होगा, बैलेंस होगा। इन दोनों में आपस में लगने वाला फोर्स इंटरनल है, एफबीडी में नहीं आएगा। समझ आ रही? सो F is equal to m plus m into a, that is the combined FBD की इक्वेशन। अब किसकी बनाए? ऊपर वाले की बना देते हैं। तो ऊपर वाला जो स्मॉल m है उसका एफबीडी बना रहे हैं। हाँ, इसके एफबीडी में कितने फोर्स होंगे बताओ? इसके एफबीडी में कितने फोर्स होंगे? 3। कौन से? वेट और नॉर्मल और ऐसा है, एक चीज मैं बता दूं कि सूडो फोर्स वर्ड ये हम तब तक यूज नहीं करेंगे किसी प्रॉब्लम में जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल नहीं चुके हैं, ठीक है। बहुत बार लोग बड़ा लूजली बोलते हैं, क्वेश्चन देखा मैंने, ऐसे सुना है लोगों बोलते अरे इसमें तो सूडो लगेगा, और मेरे को ना मतलब बड़ा दुख होता है
और हंसी भी आती है, मतलब एक साथ ही। तो ये बात समझ लो कि किसी क्वेश्चन में सूडो फोर्स यूज होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करने की बात नहीं है। डिसाइड तुम क्या करते हो? डिसाइड तुम ये करते हो कि प्रॉब्लम को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व हो रही है, वेल एंड गुड। अगर तुम्हें लग रहा है ग्राउंड फ्रेम में तकलीफ है और किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, देन यू चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो डिसीजन तुम लेते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, वो ये है कि आई एम यूजिंग दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई एम यूजिंग ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दैट इज द डिसीजन दैट यू मेक। ठीक है, वंस दैट डिसीजन इज मेड, सूडो फोर्स लगाना तो फॉर्मेलिटी है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यह सोचना है कि प्रॉब्लम ग्राउंड फ्रेम से करनी है या नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो सोचो जरा कि ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन पता चल रहा है क्या? डायरेक्शन पता चल रही, स्मॉल एम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता चल रही, कौन सी है? हॉराइजॉन्टल है, और वही है जो इस इक्वेशन में आ चुका है। कोई तकलीफ थोड़ी है ग्राउंड फ्रेम में, नहीं है ना, हमें पता चल रहा है भाई इसका एक्सेलरेशन ये है ए। ग्राउंड फ्रेम से करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व नहीं होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से अगर हो रहा है मतलब तो ज्यादा अच्छा है ना, बेसिक तरीके से कर रहे हैं हम। ठीक है, और ऑफ कोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा है, तो दो फोर्सेस जो रियल वाले हैं बस वही हम शो कर रहे हैं, और ये आ गया ये। ठीक है, हाँ, अब मुझे ये बताओ कि तुम अपने एक्स वाई एक्सिस कौन से लोगे, किन डायरेक्शंस में तुम रिजॉल्व करोगे? हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल या अलोंग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन? हॉराइजॉन्टल वर्टिकल में फायदा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ एन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुम अलोंग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लोगे तो तुम्हें एमजी को और ए को दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? मैंने कहा था वो डायरेक्शन लो ताकि तुम्हें कम वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़े, इट मे बी फोर्स, इट मे बी एक्सेलरेशन। ओके, तो इस केस में एमजी वर्टिकल है और ए हॉराइजॉन्टल है, तो दो तो इन्हीं डायरेक्शन में आ गए, उनको रिजॉल्व नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अच्छा, ये एंगल थीटा है यहां पे, तो और थीटा एंगल कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा भाई, इसके परपेंडिकुलर ये है और हॉराइजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल है, दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल, उनके परपेंडिकुलर के बीच में सेम एंगल। ठीक है, सो हाँ भाई, एन कॉस थीटा इज एम जी, एन कॉस थीटा वर्टिकल है, माइनस एम जी इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया? एन साइन थीटा, दैट इज द ओनली अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, हमें एफ निकालना था, एफ में ये हमें मिल चुका है ए अननोन के टर्म्स में, तो अब हमें अगर ए मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी उधर लेके डिवाइड कर लो, तो बेसिकली ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे हम। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी आ जाएगा। सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है, ए की ये वैल्यू यहां पुट कर दो, एफ आ जाएगा। क्यों भाई? ठीक है, अब तुम चाहो तो ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हो इसको। अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते, मतलब इसको तुम रिलेटिव टू कैपिटल एम लेते, तो क्या फर्क पड़ता, देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम करो कि भाई रिलेटिव टू कैपिटल एम, ठीक है, प्रॉब्लम को रिलेटिव टू कैपिटल एम कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? स्मॉल एम जी नॉर्मल रिएक्शन। ये ध्यान दो कि रियल फोर्सेस चेंज नहीं होते हैं। एक कई बार वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आता है
कि भाई फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रू और फॉल्स, तो क्या आंसर होगा इसका? फॉल्स। क्वेश्चन में फोर्स बोला गया है तो ध्यान रखो कि सूडो फोर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं है। फोर्स मींस रियल फोर्स, क्योंकि सूडो फोर्स तो दरअसल फोर्स ही नहीं है, वो क्या है? जुगाड़। ठीक है, वो सिर्फ जुगाड़ है। ठीक है, सो डज फोर्स डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आंसर इज नो। डज एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आंसर इज यस। ठीक है, दैट इज वाई व्हेन वी चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। ठीक है, ओके। तो अब तुम इस फ्रेम में हो तो तुम्हें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट या राइट? राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, कैपिटल एम का फ्रेम का एक्सेलरेशन ये, तो इसके अपोजिट। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था? सूडो फोर्स के लिए एक रिजल्ट तुम्हें बताया था, नेगेटिव मास ऑफ सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो माइनस ए, ठीक है, ए इधर है ग्राउंड फ्रेम में, उसके अपोजिट, तो इस तरफ लगेगा। सूडो फोर्स में क्या है, डबल लाइन से शो करता हूं, ये एचसीवी में भी यही किया हुआ है। सूडो फोर्स की सूडो फोर्स है बताने के लिए डबल लाइन से बनाए थे, एम ए ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब इस फ्रेम में एक्सेलरेशन कितना है इसका? कैपिटल एम के रिलेटिव स्मॉल एम का एक्सेलरेशन कितना है? ध्यान से सुनो, इसके रिलेटिव थोड़ी चल रहा है, वो चल ही नहीं रहा, जीरो। तो इस फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो होगी। अब तुम लिख के देख लो इक्वेशंस, वो की वो आएंगी। तुम इसमें भी वही करोगे, तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करोगे तो वही है, एन कॉस थीटा का लोगे एम जी, एन साइन थीटा एम ए, वही इक्वेशन आएंगी, आंसर भी ऑब्वियसली वही आएगा। ये तो ग्राउंड फ्रेम से और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में थोड़ा सा अंतर है, बस ये एक्सेलरेशन नहीं आया, उसकी जगह सूडो फोर्स आ गया इधर। ठीक है, ये तो इसको मैं अगर जी टेन थीटा एक्सेलरेशन से उधर ले जा रहा हूं तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कम रखूं तो क्या होगा? तो ये स्लाइड करेगा नीचे। और अगर मैं जी साइन थीटा, सॉरी जी टेन थीटा से ज्यादा एक्सेलरेशन से ले जाऊं तो ये ऐसे जाके इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे बेस क्वेश्चन करना है, चलो वो ले लेते हैं एक। ठीक है, वैल्यूज भी दे देता हूं। चलो लेट्स से ये एंगल है 37 डिग्री का और इस पे ये ऑब्जेक्ट है यहां पे। ठीक है, जी टेन थीटा हुआ कितना? 3g/4 हुआ। उससे ज्यादा एक्सेलरेशन कर देते हैं। सपोज इट इज एक्सेलरेटेड, इट इज गिवन ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी। जी के बराबर हॉराइजॉन्टल एक्सेलरेशन से ये नीचे वाले मास को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें दिया गया है एल। सो आफ्टर व्हाट टाइम will the small m lose contact with capital M? After what time will small m lose contact with capital M? तो यहां पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि वो मास एम इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, फिर भी नीचे जाने की बजाय वो ऊपर जाएगा और इधर से गिरेगा। टाइम तुम्हें पता लगाना है, कितने टाइम बाद ये मास इधर से गिर जाएगा ऐसे।
अब इसमें सोचो कि स्मॉल एम को ग्राउंड फ्रेम में लोगे या कैपिटल एम के रिलेटिव, मतलब ये सोचो कि इसको मतलब कैपिटल एम के रिलेटिव लेने में कोई फायदा है क्या? है, डेफिनेटली फायदा है। कारण क्या है कि ये ऐसे स्लाइड होके यहां गिरेगा, ये चीज हमें कैपिटल एम के फ्रेम में ही तो हो रही है। ग्राउंड फ्रेम में तो मोशन कॉम्प्लिकेटेड है, ये आगे जा रहा है और इसके आगे चलते हुए के रिलेटिव यूं जा रहा है। तो इस केस में डेफिनेटली तुम्हें कैपिटल एम के रिलेटिव करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एम के रिलेटिव तुम्हें इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता है, ए डैश, ये कैपिटल एम के रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव टू कैपिटल एम, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, ए डैश। हाँ, तो कैपिटल एम के फ्रेम में बनाओ स्मॉल एम का एफबीडी और बताओ मुझे कितने फोर्स तुमने शो किए उस एफबीडी में। आया? बाय द वे, इसमें हम इस प्रॉब्लम में हमें कितने एफबीडी बनाने की जरूरत है, पहले तो ये बताओ। क्या हमें कैपिटल एम के एफबीडी की जरूरत है? नहीं है। क्या कारण है उसका कि इसके एफबीडी की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन गिवन है। क्वेश्चन में कैपिटल एम का एक्सेलरेशन गिवन है कि भाई दिस ब्लॉक इज बीइंग मूव्ड हॉरिजॉन्टली, मे बी अब कोई पीछे से धक्का दे रहा है, चाहे आगे से खींच रहा है, व्हाटएवर, इसका एक्सेलरेशन गिवन है, तो फिर इसका एफबीडी बनाने की फायदा क्या? एफबीडी बना के एक्सेलरेशन ही तो निकालते, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ स्मॉल एम का एफबीडी बनाने की जरूरत है। ठीक है, और ये हमने डिसाइड कर ही लिया कि रिलेटिव टू कैपिटल एम बना रहे हैं। कितने फोर्स शो करूं बताओ? कितने? 3। ठीक है, तीनों कैटेगरी का एक एक फोर्स। मैंने बताया था एफबीडी के लिए 2 कैटेगरी बताया था ना, ये सूडो फोर्स तीसरी कैटेगरी। तो एक फील्ड फोर्स अर्थ का वेट सिर्फ यही है, कांटेक्ट फोर्स, इसके कांटेक्ट में सिर्फ एक चीज है, उससे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और इसके अलावा सूडो फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट इस पे लगेगा और वैल्यू हो जाएगी एम ए, ये है ए जी के बराबर। ये ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, और इन सब के चलते इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा ए डैश। अब की बार 0 नहीं है, अब की बार इधर जाके ऊपर से गिरता है ऐसे। ठीक है, हाँ, तो अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो ले लेते हैं, या फोर्स हैं या उसके कंपोनेंट है जो भी, वो ले लेते हैं। ठीक है ना।
अब यहां पे मैं हॉराइजॉन्टल वर्टिकल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें हमें मेरा पर्पस ए डैश को निकालना है। तुम यूं सोचो, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस, तो मैं इस डायरेक्शन को अवॉइड करते हुए इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूं। तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, एम ए का कंपोनेंट इस तरफ, एम ए कॉस थीटा, ये एंगल थीटा ये वाला, सो एम ए कॉस 37 हो गया है, ठीक है, माइनस एम जी साइन 37 इज इक्वल टू एम ए डैश, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट माइनस एम जी का इधर कंपोनेंट। सो एम जो है वो हमें दिख रहा है कि हो गया कैंसिल। सो ए डैश की वैल्यू, ए खुद जी के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अल्टीमेटली ये हो गया जी कॉस 37 माइनस साइन 37। ये तो कॉस 37 मेरे ख्याल से 4/5 है, और वो कितना है 3/5, सो 4/5 माइनस 3/5, इसका एक्सेलरेशन g/5 रिलेटिव टू द वेज g/5 एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है, और l इज द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। बस बाकी सिंपल काइनेमेटिक्स है, l इज इक्वल टू हाफ ए डैश टी स्क्वायर, ठीक है, l इज इक्वल टू हाफ ए डैश कितना निकाला g/5 टी स्क्वायर, इससे हमें t मिल जाएगा। वैसे तो देखो क्या है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता चल रहा है ना, ये है। हाँ भाई, अदरवाइज ये है कि वो ए डैश मैंने ऊपर मान लिया, मान के सॉल्व कर रहा हूं, आई विल गेट ए नेगेटिव वैल्यू फॉर ए डैश, दैट्स ऑल। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैंने ऊपर गलत लिया, वो नीचे से आया, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन लेस वाले क्वेश्चंस में ये सब झमेले रिलेटिवली आसान है, फ्रिक्शन वाले में केसेस और बन जाते हैं थोड़े, तो उसमें और जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, ये उस पे आएंगे हम अभी, ठीक है।